स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा स्टडी में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन का आंसर। लेखक के इस विडंबना की बात करते हैं। विडंबना का स्वरूप क्या है? लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि आज के युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जिस समय हमारे देश में शिक्षा का अभाव था उस समय तो जातिवाद के पोषक थे ही। आज शिक्षित समय में भी इसके पोषकों की कमी नहीं है। यह बहुत ही विडंबना की बात है। विडंबना का स्वरूप जाति के आधार पर श्रम का बंटवारा है। अगला क्वेश्चन, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? जातिवाद के पोषक जातिवाद के पक्ष में तर्क देते हुए कहते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। दूसरे रूप में इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। अगला क्वेश्चन, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? लेखक आज उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। व्यक्तिगत भावना तथा रूपी का इसमें कोई स्थान नहीं होता है, जिसके कारण बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्थावश करते हैं। अगला क्वेश्चन, 20 के दांत कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। किसी भी कहानी का शीर्षक वही होता है जिसके आसपास पूरी कहानी भ्रमण करती है। 20 के दांत कहानी खोखा के आसपास से भ्रमण करती रह जाती है और खोखा को ही 20 के दांत कहा गया है, इसलिए इस कहानी का शीर्षक अगला क्वेश्चन, 20 के दांत कहानी का सारांश लिखिए। 20 के दांत कहानी के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। सेन साहब को ढलती उम्र में बेटा होता है, उसका नाम कासू रखते हैं। सेन साहब अपने बेटे को बहुत प्यार करते हैं। उनका बेटा जो कुछ भी करता है उन्हें उसमें गुण ही दिखाई देता है। वे अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते थे और अपने मित्रों से बेटे की काबिलियत की चर्चा भी करते रहते थे। जब सेन साहब का बेटा कासू उनके दोस्त की कार की हवा निकाल देता है तो वे बहुत खुश हो जाते हैं और अपने दोस्तों से बताते हैं कि देखिए, मेरा बेटा हमेशा गाड़ी के पीछे पड़ा रहता है। इंजीनियर जो बनना है उसे। इसके विपरीत जब सेन साहब के नौकर का बच्चा, जिसका नाम मदन है, जब उसके गाड़ी को केवल छूता है तो ड्राइवर उसे ढकेल देता है, जिससे मदन को चोट लगती है और उसका खून निकल जाता है। सेन साहब भी मदन के पिता को बुलाकर डॉक्टर और कहते हैं कि उसके जैसे बच्चे ही आगे चलकर चोर डाकू बनते हैं। इन बातों को सुनकर मदन के पिता मदन को की खूब पिटाई करते हैं। पैराग्राफ चेंज। दूसरे दिन कासू जब गली में खेलने आता है तो मदन उसे खेलने नहीं देता है। इस पर कासू उस पर झपटता है तो मदन कासू के दो दांत तोड़ देता है। यह देखकर सेन साहब मदन के पिता को नौकरी से निकाल देते हैं, लेकिन मदन के पिता मदन के इस व्यवहार से नाराज नहीं होते बल्कि उसे गले लगा लेते हैं। पैराग्राफ चेंज। इस प्रकार हम देखते हैं कि कहानीकार ने 20 के दांत में उच्च वर्ग के सेन साहब की महत्वाकांक्षा, सामाजिक भेदभाव, अमीर गरीब का भेदभाव, हीन भावना आदि परिणामों को वास्तविक दर्शाया है।
अगला क्वेश्चन, सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया। सेन साहब और उनके मित्रों के बीच अक्सर यही बातचीत होता था कि किसका लड़का क्या करेगा। एक दिन पत्रकार महोदय ने के बेटे की हरकत को देखकर एक मित्र ने उनसे पूछा कि अपने बच्चे के बारे में आपका क्या ख्याल है। पत्रकार महोदय कुछ कहते उसके पहले ही सेन साहब कहने लगे, मैं तो अपने खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। यही बातें दोहराते रहे। जब वो चुप हो गए तो फिर पत्रकार महोदय से पूछा गया कि आपका अपने बच्चे के बारे में क्या ख्याल है। तो पत्रकार महोदय ने उत्तर दिया कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने वह उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। अगला क्वेश्चन, समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है कि भारत के भूतल पर ही स्वर्ग की छटा निखरती है। मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार भारत देश ने ही और जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं पर विचार करके उनमें से कईयों के ऐसे समाधान ढूंढ निकाले हैं कि प्लेटो और कांट जैसे दार्शनिकों को अध्ययन करने वाले यूरोपियन लोगों के लिए भी वे मानने योग्य है। अगला क्वेश्चन, भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। भारत में आप अपने आप को सर्वत्र अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच में खड़ा पाएंगे। भारत में आपको ऐसे सुअवसर भी मिलेंगे जो किसी पुरातन विश्व में ही सुलभ हो सकता है। आज आप किसी भी ज्वलंत समस्या को ले लीजिए, चाहे वह लोकप्रिय शिक्षा से संबंधित हो या उच्च शिक्षा से, चाहे संसद से प्रतिनिधित्व करने की बात हो या कानून बनाने की सीखने या सिखाने योग्य कोई भी बात हो क्यों न हो। भारत के रूप में आपको ऐसी प्रयोगशाला मिलेंगी जो विश्व में अत्यंत कहीं सुलभ नहीं है। अगला क्वेश्चन, लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया है और क्यों। लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित उस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया है जब वह भारत का गवर्नर जनरल बनकर आए थे तो उन्हें वाराणसी के पास 172 दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक घड़ा मिला, जिसे वह ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशक के पास भिजवा दिए ताकि वह अपने को मालिक की नज़रों में एक उदार एवं समझदार व्यक्ति सिद्ध कर सके। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने निर्देशक सोने के सिक्कों के ऐतिहासिक महत्व को नहीं समझ सके और वे सभी स्वर्ण मुद्राएं वे गलवा दिए। लेखक ने इस घटना का हवाला इसलिए दिया है कि भविष्य में आप कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन, लेखक द्वारा नाखून को अर्थ के रूप में देखना कहाँ तक तर्क संगत है। लेखक द्वारा नाखून को अर्थ के रूप में देखना पूर्ण रूप से तर्क संगत है, क्योंकि कुछ ही लाख वर्ष पहले मनुष्य जंगली था। उस समय उसे नाखून की जरूरत थी हिंसक जीवों से रक्षा के लिए तथा प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने के लिए। मनुष्य अस्त्र के रूप में नाखून का ही प्रयोग
उपयोग करता था। अगला क्वेश्चन, नख बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियां है, इनका क्या अभिप्राय है? नख बढ़ाना और इन्हें काटना मनुष्य की सहजात वृत्तियां है। असल में सहजात वृत्तियां अनजान स्मृतियों को ही कहते हैं। मानव चित्त की भांति मानव शरीर ने भी बहुत सा अभ्यास जन्य सहज वृत्तियां रह गई है। अतएव शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि वे वृत्तियां अनायास ही और शरीर के अनजाने में ही अपने आप काम करती रहती है। अगला क्वेश्चन, लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? स्पष्ट करें। बढ़ते हुए अस्त्र शस्त्र को देखकर लेखक पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति हमारी पशुता की निशानी है और इसे काटने की प्रवृत्ति हमारी मनुष्यता की निशानी है। लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श बन नहीं सकती? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करें। मरे हुए बच्चे को गोद में लेकर घूमने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, क्योंकि मनुष्य बंदरिया से अधिक ज्ञानी है। उसे पता है कि पुराने को मोह हर समय वांछनीय नहीं होता। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त होते हैं? उत्तर भारत में मेवाड़ के गोहिल, संभार, अजमेर के चौहान, कन्नौज के गढ़वाल, कठिया, बाढ़, गुजरात से सोलंकी, आम के परमार, जेजा का मुक्ति, बुंदेलखंड के चंदेल तथा प्राप्त त्रिपुरा के कलचुरी शासकों के लेख नागरी लिपि में होते हैं। उत्तर भारत में इसी नागरी लिपि को देवनागरी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, नागरी लिपि कब सर्वदेशिक लिपि था? ईसा की 8वीं-11वीं सदी में नागरी लिपि को पूरी देश में व्याप्त पाते हैं। उस समय यह नागरी लिपि एक सर्वदेशिक लिपि थी। अगला क्वेश्चन, अपने देश में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन करें। अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन करें। बहादुर सामने खड़ा औरत को बुरी तरह मलका रहा था। वह 12-13 वर्ष का था। उसका मुंह चपटा, रंग गोरा तथा कद नाटा था। वह आधे बाह की कमीज तथा सफेद रंग का पैंट तथा भूरे रंग का कुर्ता पहने हुए था। गले में रुमाल बांधने के कारण वह स्काउटों जैसा प्रतीत हो रहा था। लेखक के परिवार के लोग उसे ऐसे घेरे हुए थे जैसे वह कोई अजनबी चीज है। अगला क्वेश्चन, लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया है? अगला उत्तर, लेखक के सभी रिश्तेदारों के पास नौकर थे। लेखक की पत्नी भी हमेशा नौकर चाकर की चाह किया करती थी। लेखक स्वयं भी अपने रिश्तेदारों का शौक मौज देखकर नौकर रखना चाह रहा था। इस प्रकार लेखक का नौकर रखना जरूरी लगा। किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया? घर आए रिश्तेदारों ने बहुत बहादुर पर चोरी करने का पंच रचा। परिणाम हुआ कि घर के सारे सदस्यों का मन उससे खिन्न रहने लगा। वह दुखी होकर घर से भाग गया। अगला क्वेश्चन, बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ? बहादुर सीधा साधा लड़का था। उससे सबको आराम मिलता था और सबके की तुष्टि होती थी। लोग उसे मार और गाली भी देते थे और तथा चोरी का इल्जाम लगाकर अपमानित भी किया। इसके चले जाने पर सबको अपनी भूल का एहसास हुआ, इसलिए पछतावा हुआ। कहानी छोटा मुंह बड़ी बात कहती है। इस दृष्टि से बहादुर कहानी पर विचार करें। बहादुर कहानी एक नौकर की परिस्थिति पर आधारित है। इस दृष्टि से किसी महत्वपूर्ण सामाजिक अंग की परिचर्चा नहीं करती है, किंतु इस कहानी के तथ्य बहुत मार्मिक है। बाल
श्रम, बाल मनोदशा, विलासिता में डूबे घर परिवार का आडंबर आदि बड़ी सामाजिक विषमताओं को मनोरंजक ढंग से उजागर किया गया है। इसलिए छोटा मुंह बड़ी बात है। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी कैसे होते हैं? साहित्य के मूल्य राजनीतिक मूल्यों से अधिक अस्थायी होते हैं। अंग्रेज कवि टेनिसन ने लैटिन कवि वर्जिल पर एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि रोमन साम्राज्य का वैभव समाप्त हो सकता है, पर वर्जिल के ब्याह सागर की ध्वनि सरंगे हमें आज भी सुनाई देती है। हम कह सकते हैं कि जब ब्रिटिश साम्राज्य का कोई नाम लेवा और पानी देने वाला नहीं रह जाएगा, तब भी शेक्सपियर, मिल्टन और शेली विश्व संस्कृति के आकार में वैसे ही जगमगाते नजर आएंगे। अगला क्वेश्चन, बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता? बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से संसार का कोई भी देश अगर इतिहास को ध्यान में रखे तो वह भारत का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ की राष्ट्रीयता एक जाति द्वारा दूसरे जाति पर राजनीतिक प्रभुत्व कायम करके स्थापित नहीं हुई है, बल्कि वह मुख्यतः हमारी संस्कृति और इतिहास की देन है। अगला क्वेश्चन, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है? बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के जफरीन अस्पताल में हुआ था। लखनऊ बिरजू महाराज का लालन पालन हुआ, क्योंकि बिरजू महाराज के पिताजी उस समय रामपुर में ही नौकरी करते थे। वे पिताजी के साथ कभी कभी नवाब साहब के यहाँ भी चले जाते थे। 5-6 साल की उम्र में ही वह नवाब साहब उनको अक्सर याद कर लेते थे। अगला क्वेश्चन, नृत्य की शिक्षा के लिए पहल बिरजू महाराज की संस्था से जुड़े और वहाँ किनके संपर्क आए? नृत्य की शिक्षा के लिए सर्वप्रथम बिरजू महाराज दिल्ली की हिंदुस्तान डांस म्यूजिक संस्था से जुड़े। वहाँ लीला कृपलानी और कपिल जी के संपर्क में आए। अगला क्वेश्चन, बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया? उससे संबंधित प्रसंग का वर्णन कीजिए। बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय उनके पिता की मृत्यु के समय आया था, क्योंकि उस समय घर में बिल्कुल पैसा नहीं था कि बाबूजी की 10वीं या 13वीं की जाए। उन 10 दिनों में बिरजू महाराज ने 2 प्रोग्राम करके 500 रुपये इकट्ठे किए और उसी से उनकी 10वीं और 13वीं की। इससे बड़ा कष्ट बिरजू महाराज के जीवन में और कुछ नहीं हुआ होगा। अगला क्वेश्चन, बिरजू महाराज कौन सा वाद्य बजाते थे? बिरजू महाराज सिलेक्स होने के कारण कभी सितार, कभी गिटार, कभी हारमोनियम, तो कभी बांसुरी, तो कभी तबला, तो कभी सोरठ बजाते थे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।